हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने पहला वीडियो आई होप देख लिया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के टाइप क्या होते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये सब पढ़ा है। क्लियर? आज की इस वीडियो में वी विल गोइंग टू कवर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। थोड़ा सा मेरी वॉइस को माइंड मत करना, थोड़ा गला बैठा हुआ है, आपने फर्स्ट वीडियो में भी देखा होगा, बट इट्स फाइन। आई होप प्रॉपरली ऑडिबल था, सुनाई दिया, अच्छे से आप लोगों ने समझा। तो बिना कोई टाइम पास किए विल स्टार्ट विद द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर को मुझे समझना है या उसके लॉस को मुझे समझना है, उससे पहले मुझे एक छोटी सी चीज समझनी होगी, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। जब भी मैं रिजल्टेंट वेक्टर वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड किया है, और वो ऐड करके मुझे जो मिला है वो कौन है? रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन इज नॉन एज द रिजल्टेंट वेक्टर। लाइक जैसे ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मुझे एक वेक्टर मिलता है जिसको मैं आर वेक्टर के नाम से जानूंगा। दैट आर वेक्टर इज नॉन एज द रिजल्टेंट। एक बेसिक एग्जांपल से हम इसको चालू करेंगे। मान लीजिए ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, दैट इज 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 5 k कैप। बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, दैट इज 1 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप। मुझे निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैं इन दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए हैं। दोनों किस फॉर्म में दिए? वेक्टर फॉर्म में दिए। तो दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए तो बिंदास उसको ऐड करिए आराम से। और ऐड करते टाइम स्पेशली वेक्टर एडिशन में बैठा ध्यान देना है डायरेक्शन। एक्स को एक्स के साथ ही ऐड करें। 2 + 1 i कैप, वाई को वाई के साथ 3 + 2 j कैप, जेड को जेड के साथ, दैट इज 5 प्लस कंपोनेंट क्या? -2 k कैप। तो ऐड करके मुझे मिला 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 3 k कैप। अगर मान लो तुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोले, क्या बोले? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो भी तो निकाल पाएगा। कैसे निकाल पाएगा भाई? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, उसका वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, तो आएगा 9 + 25 + 9। सॉल्व करके जो भी आए वो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। आई होप ये क्लैरिटी आई। रिजल्टेंट वेक्टर किसको बोलते हैं? एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर इज नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? नाउ विल एंटर इनटू द बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज वेक्टर एडिशन के लॉ। जो हमने बोला भी था, किसी को वेक्टर बोलना है तो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करना भी जरूरी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ। अगर फॉलो नहीं करें, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करें, तो बेटा उसको हम वेक्टर्स के कैटेगरी से निकाल के बाहर फेंकेंगे, और उनको हम स्केलर बोलेंगे या फिर टेंसर बोलेंगे। नाउ वेक्टर एडिशन के लॉ में जो हमारा पहला लॉ है, दैट फर्स्ट लॉ इज नॉन एज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है फर्स्ट लॉ? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो फर्स्ट लॉ हमारा आ रहा है, दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, बड़े ध्यान से समझो। कोई भी दो वेक्टर्स लीजिए, ये रहा योर ए वेक्टर एंड दिस वन इज योर बी वेक्टर, जिनको हमें ऐड करना था। ए और बी वेक्टर मिल गया। इन दोनों वेक्टर्स को भाई मुझे ऐड करके एक नया वेक्टर बनाना है, विच इज नॉन एज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है?
ध्यान से सुनेंगे, दिल दिमाग आत्मा और शरीर में बात घुसानी है। जिन वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, जिन वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, उन्हें हम सेम ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्या लाइन है? जिन वेक्टर्स को माय डियर क्या करना है, हमें ऐड करना है, उन्हें हम सेम ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। और उनका रिजल्टेंट शुड बी इन अपोजिट ऑर्डर। उनका रिजल्टेंट किसमें होगा? अपोजिट ऑर्डर में। ये क्लैरिटी आ रही है? क्या बोला गया है कि भाई जिन वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, उन्हें आप सेम ऑर्डर में अरेंज करो और उनका रिजल्टेंट किसमें? अपोजिट ऑर्डर में। क्लैरिटी आया? क्लियर हुआ? ओके। तो अब मुझे ऐड करना था, ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, इनको हमें सेम ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। A vector and B vector should be in same order। मन में दर्द आएगा, अरे यार सर ये सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? ये सेम ऑर्डर का मतलब क्या भैया? सेम ऑर्डर का मतलब है जहां पहला वेक्टर एंड होगा वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा। क्या है सेम ऑर्डर का मतलब? जहां पहला वेक्टर एंड होगा वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा। इसको हम बोलते हैं सेम ऑर्डर। तो ये रहा ए वेक्टर। माय डियर, ए वेक्टर ये हेड इज द एंडिंग पॉइंट ना। टेल से चालू हुआ, हेड पे खत्म हुआ। यहां यहां से दूसरा वेक्टर चालू होना चाहिए। वी नो दैट वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। हमें ये बात दिल दिमाग आत्मा में बैठी हुई है कि भैया वेक्टर में हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो इसको हमने यहां से यहां तक पैरेलली शिफ्ट किया। बी को उठाया, बड़े प्यार से टक 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 करते हुए यहां रख दिया। तो दिस इज योर बी वेक्टर। तो यहां हम एक चीज देख पा रहे हैं, ए और बी दोनों सेम ऑर्डर में अरेंज हैं। कि ट्राइंगल की दो साइड्स की तरह काम कर रहे हैं। और जो ट्राइंगल की तीसरी साइड होगी, वो तीसरी साइड तुम्हारा रिजल्टेंट होने वाला है। तो तीसरा साइड बनाओ। तीसरा साइड बनाया, ये रहा, तुमने तीसरा साइड बना दिया। ये लीजिए क्लोजिंग साइड, इससे ट्राइंगल बन गया है। और दिस तीसरी साइड इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। बट माय डियर, इट शुड बी इन अपोजिट ऑर्डर। ये किसमें होनी चाहिए? अपोजिट ऑर्डर में। जैसे आप देख सकते हो ये ऐसे जा रहा है, ये एक ही ऑर्डर में जा रहा है। देखिए ये एक ही सेंस ऑफ, अगर मैं उसको देखूं तो एक ही सेंस में मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज ही जाते हुए दिखाई दिया दोनों वेक्टर का। पर अगर मैं आर वेक्टर को देखूं तो वो इस सेंस में जा रहा है। ये कौन सा ऑर्डर में है? अपोजिट ऑर्डर। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर विल बी इन अपोजिट ऑर्डर। और अपोजिट ऑर्डर बोलूं या ऐसा बोलूं कि रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर जो होता है ना बेटा, वो हमेशा कहां से शुरू होता है? ये हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट जिसको मैं बोलूंगा टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से एंडिंग पॉइंट क्या होता है? हेड। हेड ऑफ जो भी लास्ट वेक्टर, यहाँ दूसरा वेक्टर है लास्ट वेक्टर। अगर पॉलीगन लॉ होगा तो हमारा उस केस में जो लास्ट वेक्टर होगा वो हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर जिसको हम ऐड कर रहे हैं। तो एक ये क्लैरिटी आ गई। तो यहां से मुझे समझ में आया, इसको मैं लिख पा रहा हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू माय डियर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ मुझे बिल्कुल दिल दिमाग आत्मा और शरीर में बच गया है। जिन वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है उनको मुझे सेम ऑर्डर में अरेंज करना है। और सेम ऑर्डर में मैंने उनको अरेंज किया। फिर अगर मुझे ट्राइंगल बनाना है तो एक क्लोजिंग साइड, थर्ड साइड बनानी पड़ेगी। तो थर्ड साइड तुम्हारी रिजल्टेंट वेक्टर होगी। बट इट शुड बी इन अपोजिट ऑर्डर। वो किस में होनी चाहिए? अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का सिंपल क्लियर कट मीनिंग है भाई, जिस सेंस में ए और बी आ रहे थे उसके अपोजिट सेंस में आर वेक्टर आएगा। ये भी बोल सकता हूं
रिजल्टेंट वेक्टर की हमेशा डायरेक्शन, उसका ऑर्डर हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट, जो फर्स्ट वेक्टर है पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से आखिरी वेक्टर के एंडिंग पॉइंट को अगर आप मिला देते हो, दैट बिकम योर रिजल्टेंट, दैट बिकम योर रिजल्टेंट वेक्टर। आई होप ये क्लैरिटी आ गई बढ़िया तरीके से। हमें फर्स्ट लॉ जो है हमारा, वो एकदम बढ़िया तरीके से समझ चुका है कि भाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे होता है, क्या होता है। अब एक आध एग्जांपल से मैं और आपको थोड़ी पिक्चर को और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, मान लीजिए, ये एक काम करते हैं, नेमिंग ही चेंज कर लेता हूँ। डेट इज, बताओ यार इसमें कौन से दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है? कौन से वेक्टर सेम ऑर्डर में दिख रहा है मुझे? ए और बी दोनों सेम ऑर्डर में दिख रहे हैं। जहां ए एंड हुआ वहीं से बी चालू हुआ, लेकिन जहां बी एंड हुआ वहां से सी चालू नहीं हुआ दोस्त। वहां तो सी का एंडिंग पॉइंट है, तो ए और बी दोनों सेम ऑर्डर में थे। तो जो सेम ऑर्डर वाले हैं उनको ऐड करो, सेम ऑर्डर वालों को ऐड करो, ऐड करो भैया ऐड करो। और जो अपोजिट ऑर्डर वाला है वो उनका रिजल्टेंट है। जो अपोजिट ऑर्डर वाला है ये हमेशा क्या होगा? रिजल्टेंट ही होगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल टू आया सी वेक्टर। चल एक और चाहिए, एक और क्वेश्चन करके दिखा। मान लीजिए तुझे ऐसा दिया हुआ है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, जो जो सेम ऑर्डर के। मुझे ए बी सेम, और ए और बी, ए जहां एंड हुआ वहां से बी चालू हुआ, बी जहां एंड हुआ वहां से सी चालू हुआ, तो ए बी सी तीनों ही सेम ऑर्डर में है। और ये डायग्राम भी क्लोज हो चुका है, तो रिजल्टेंट बनने का चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट यहाँ क्या हो गया तुम्हारा? जीरो वेक्टर, जिसको मैं बोलूंगा नल वेक्टर। सर मुझे रिजल्टेंट बनाना है। बेटा रिजल्टेंट क्या बोला है? कहाँ से शुरू होता है? पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से। कहाँ खत्म होता है? दूसरे वेक्टर के एंडिंग पॉइंट पे। अरे बेटा ये तो दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, मतलब तेरा रिजल्टेंट जीरो हो गया रे। क्या हो गया है? जीरो हो गया तेरा रिजल्टेंट। क्लियर है? तो सेम ऑर्डर वाले को हमेशा ऐड करो, अपोजिट ऑर्डर वाला जो क्लोजिंग साइड ऑफ द डायग्राम होगा, दैट क्लोजिंग साइड ऑफ द डायग्राम विद द अपोजिट ऑर्डर इज नॉन एज द रिजल्टेंट। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आई होप ट्राइंगल लॉ दिमाग में बैठ गया है बढ़िया तरीके से। लेट्स कम टू द सेकंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे मैग्नीट्यूड का। दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सेकंड लॉ डिस्कस करते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम दिस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड जो हमारा पार्ट है दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। माय डियर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? देखिए इसको हम, इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है देखिए। मान लीजिए कोई दो वेक्टर्स आपके सामने है, ये रहा ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर। दिख रहा है आपको ए और बी दोनों वेक्टर, और ये उनका बीच का एंगल है थीटा। मतलब यहां पर दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे। ये हमने एक लाइन लिख दी, बोथ वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। जब दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं मतलब उनका टेल टू टेल ज्वाइन ही है, टेल टू टेल ज्वाइन है, तो उनके बीच का एंगल थीटा हमारे को दिखाई दे रहा है।
तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि वो जो दो वेक्टर है जिनको बेटा तुम ऐड कर रहे हो वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब वो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। किसकी तरह ट्रीट कर रहे हो? एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको हम एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और उनसे बनाओ भैया एक पैरेललोग्राम, पहले तो उन दो एडजेसेंट साइड्स की तरह तुमने ट्रीट किया, उनसे पैरेललोग्राम बनाओ, मतलब ए के पैरेलल एक लाइन बनाओ, बी के एक पैरेलल लाइन बनाओ और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। बेटा वो जो पैरेललोग्राम ड्रॉ हुआ है उस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल है तेरे पास, उनमें से वो डायगोनल पकड़ो जो कहां से स्टार्ट हो, सेम पॉइंट जहां से ए और बी स्टार्ट हुए हैं, तो आई थिंक इसको पकड़ना पड़ेगा। ये जो तुम्हें डायगोनल दिखा, ये डायगोनल तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये डायगोनल तुम्हारा क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्या बोलता है पैरेललोग्राम लो कि भाई जिन दो वेक्टर को तू ऐड कर रहा है, जैसे ए और बी, पहली बात उन दोनों को पैरेलल शिफ्टिंग से ऐसे सेट कर कि दोनों सेम ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, मतलब दोनों का टेल से टेल मैच कर रहा हो, दोनों के बीच का एंगल भी हमें पता लग गया है थीटा। उनसे एक बढ़िया सा पैरेललोग्राम बना दे दूं, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, जो कहां से स्टार्ट हो, सेम पॉइंट जहां से ए और बी स्टार्ट हुए हैं वहीं से वो डायगोनल स्टार्टेड है, उस डायगोनल को ही तू तेरा क्या बोलेगा? रिजल्टेंट वेक्टर। उस डायगोनल को ही तू अपना क्या बोलेगा? रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर हो गया है? तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है? दो वेक्टर्स जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उनको हम पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स की तरह ट्रीट करते हैं, उनसे एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। उस पैरेललोग्राम का डायगोनल विच आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट वेयर ए एंड बी इज स्टार्टेड, दैट डायगोनल इज नोन एज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो पैरेललोग्राम लॉ हमें समझ में आया। बट यार पैरेललोग्राम लॉ के अंदर ही ट्राइंगल लॉ है यार। ये देख, ये तेरा ए वेक्टर है, इसको तूने पैरेलल शिफ्टिंग से, ये जो तेरा ये भी बी के पैरेलल ही वेक्टर हुआ, तो ये देख ए और बी सेम ऑर्डर में, रिजल्टेंट उनके अपोजिट ऑर्डर में, पैरेललोग्राम के अंदर ट्राइंगल लॉ फॉलो हो रहा है। तो आप कोई भी लॉ लगाओ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब पैरेललोग्राम लॉ का असली यूज क्या है? इसकी हेल्प से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब मैं फाइंड करने की इच्छा रखता हूं, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। छोटा सा डेरिवेशन होता है, ठीक है? यहां से क्या करते हैं, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दो राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाने की कोशिश करते हैं। उन दो राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेकर हम रिजल्टेंट वेक्टर के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। अभी मैं वो डिराइव करने की जरूरत हमें है नहीं, हम सीधे उस फॉर्मूले को याद रख लेंगे, हमारा काम हो जाए। मैंने आपको हिंट जरूर दे दिया है, एक छोटा ट्राइंगल ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा, जिससे आपको आर वेक्टर का एरो लेंथ, जिसको हम मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, वो हमें मिल जाएगा। और उससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मिलने वाला है, दैट इज आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को दिल दिमाग आत्मा और शरीर में बसा लीजिए। हमें निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि एक वेक्टर एडिशन से मिलता है ए और बी के। अगर आपको एक तरीका तो होता है कि ए और बी दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए थे, जिसे हमने पीछे पीछे देखा था, लास्ट क्वेश्चन किया था। ए भी मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में दिया है, बी भी वेक्टर फॉर्म में दिया है, दोनों को ऐड कर दो, बढ़िया वेक्टर एडिशन कर दो, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा और उसका तो मैग्नीट्यूड निकाल। दूसरा, तुझे ए का वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, तुझे ए का भी मैग्नीट्यूड दिया है। क्या दिया है? ए का। बी का भी क्या दिया हुआ है तुझे? मैग्नीट्यूड। और थीटा दिया हुआ है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आसानी से निकाल पाएंगे। क्लियर है? इट इज आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, जिसमें आर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है माय डियर? अल्फा। तो मैं चाहूं तो ये अल्फा एंगल भी निकाल पाऊंगा। एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए वेक्टर, और ये कितना है? अल्फा। और ये एंगल कितना होगा देखिए, दैट इज इक्वल टू, इसको हम डिराइव करते हैं उसी डेरिवेशन के पार्ट से। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू, सिंपल बात ध्यान रखो इसमें, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, डेरिवेशन की हमें किसी तरीके की कोई नीड नहीं है, आप दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने ही है, डेरिवेशन ध्यान में रखना। तो मैंने हिंट भी दे दिया कैसे डेरिवेशन करना है। अल्फा अगर मुझे निकालना है तो सिंपल बात है बेटा, अल्फा किस तरह से निकाला जाता है? अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा है? ए वेक्टर के साथ। मैंने जुगाड़ बनाया है याद रखने के लिए, बेटा आप याद रखें। वो जुगाड़ क्या है? जिसके साथ तुम एंगल बना रहे हो ना बेटा, उसके मैग्नीट्यूड को शांति से डिनोमिनेटर में पटक दो। अब दूसरा वेक्टर कौन बचा तेरा? बी, तो वो बी लिख दे ऊपर न्यूमरेटर में। टेन है तो साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये तेरा फॉर्मूला। मान लीजिए तुझे, अब बोले नहीं 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 सर, मुझे तो बी के साथ भी एंगल निकालना है, इसको मैं बीटा बोलूंगा। बोल दे बीटा, चल कोई दिक्कत नहीं बेटा, बीटा निकालना है तो टेन बीटा कैसे निकालूंगा? ये देख, एंगल मेड बाय आर वेक्टर विथ बी वेक्टर इज इक्वल टू बीटा, दैट इज इक्वल टू टेन बीटा इक्वल टू, इसके साथ एंगल बने वो नीचे, बी के साथ एंगल बन रहा है, बी को डिनोमिनेटर में पटका, बचा कौन अभी? ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो आई होप हम ये तीन फॉर्मूले को शिद्दत से, मन से याद रखेंगे। क्लियर? अब हम बेटा वेक्टर के, ये जो हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, उसका हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देखा। उसमें हमने रिजल्टेंट वेक्टर जो है ए और बी के साथ जो एंगल बना रहा है वो देखा। अब कुछ स्पेशल केसेस इसके हम करते हैं, तो देखते हैं स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं केस लिखूंगा आप उसको दिल, मन, आत्मा और शरीर के साथ याद करिए। फर्स्ट केस, ये तो हमें पता है आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। यहां पर हमने दो वेक्टर ऐड किए थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, उनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी हमने लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला भी था। अब केस वन क्या बोलता है देखो, केस वन बोलता है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। मतलब तुम्हारा थीटा का वैल्यू कितना है? जीरो। थीटा का वैल्यू कितना है? जीरो डिग्री। तो यहां पर जब तुम cos जीरो लिखोगे तो उसका वैल्यू आएगा वन। अगर तुम cos जीरो का वैल्यू वन लिख रहे हो, जो आई थिंक cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है, और यहाँ जो वेरिएबल पार्ट होगा आप एंगल में चेंज कर रहे हो, अगर ये cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है तो यहाँ से जो तुम्हें रिजल्टेंट मिलेगा वो भी मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा।
तुम्हारा जो मैक्स रिजल्टेंट है वो कितना आने वाला है, डेट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस जीरो की जगह पे क्या आ रहा है, 1, और डेट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आएगा, ए प्लस बी। तो आर मैक्स का वैल्यू मुझे मिला है, डेट इज ए प्लस बी। आर मैक्स का वैल्यू क्या मिला मुझे, ए प्लस बी। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट जब भी किसी भी वेक्टर का निकालना है, तो वो जो दोनों वेक्टर को हम क्या कर देंगे, आराम से बिंदास ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बिंदास हम ऐड कर देंगे। अब मिन रिजल्टेंट निकालना है, तो उस केस में ए एंड बी वेक्टर क्या होंगे, आर एंटी पैरेलल। मतलब थीटा का वैल्यू तेरा कितना होगा उन दोनों के बीच में, 180 डिग्री। जैसे ये देखो, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इन दोनों को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ताल से ताल मिलाऊं, उनके टेल से टेल मिलाऊं, पैरेलल शिफ्टिंग करूं, उनके बीच का एंगल 0 आएगा। इधर वही चीज अगर मैं देखूं, जो 180 एंटी पैरेलल है, ये रहा तेरा ए वेक्टर, ये रहा तेरा बी वेक्टर। इसमें अगर मैं पैरेलल शिफ्टिंग करूं, ए वेक्टर को यहीं रखूं, बी को उठा के इधर की तरफ लाऊं, पैरेलली शिफ्ट करूं, तो ये एंगल इनके बीच का कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो उस केस में cos 180 का वैल्यू कितना होता है, डेट इज इक्वल टू -1। cos 180 का वैल्यू कितना आ रहा है, -1। तो उसमें तुम्हारा जो रिजल्टेंट मिलेगा वो आई थिंक ये मिनिमम वैल्यू है cos थीटा की। तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा। तो जो तेरा मिन रिजल्टेंट होगा, डेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 का वैल्यू हुआ -1, तो डेट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया तो बचेगा क्या, a माइनस बी। तो तेरा मिन रिजल्टेंट जो है वो क्या होने वाला है, a माइनस बी। इसमें याद रखो, बड़ा माइनस छोटा करना है। अगर बी बड़ा है तो बी माइनस ए करेंगे, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बड़ा मैग्नीट्यूड माइनस छोटा मैग्नीट्यूड। तो ये हुई हमारी किसकी बात, मिनिमम रिजल्टेंट की। दो स्पेशल केस बड़े आराम से क्लियर हुए। अगर मैं बात करूं किसी भी वेक्टर की रेंज की, तो ध्यान से समझना, अब स्पेशल केस नंबर 3 पे आ रहा हूं बेटा मैं। केस नंबर 3, इसकी बातें हो रही है रेंज की। भाई कोई रिजल्टेंट है, ये दिया हुआ है तुम्हारा आर वेक्टर, इस ये इसका मैग्नीट्यूड जो है तुम्हारा, रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी उससे तो कम होगा या इक्वल हो सकता है, मिनिमम वैल्यू से ज्यादा या इक्वल हो सकता है। तो रेंज क्या है, ए माइनस बी या ए प्लस बी। याद रहे, अगर जैसे मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, ए माइनस बी, यहाँ मान रहे हैं कि ए बी से, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, ए प्लस बी, ये उसका रेंज होगा किसी भी वेक्टर का, ये रेंज है। ए प्लस बी जो भी मैग्नीट्यूड है उससे ज्यादा हो नहीं सकता, किसी भी एंगल पे देख लो आप, ये उसका रेंज आ चुका है मेरे पास। ए प्लस बी से मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा हो नहीं सकता, ए माइनस बी से कम हो नहीं सकता है। जैसे कि एग्जांपल से हम उसको जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेसिकली, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 3 and 5।
यूनिट, जो भी यूनिट हुआ इसको, 3 and 5 यूनिट उसका क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है। देन रिजल्टेंट ऑफ, देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी, जो 4 ऑप्शन में देने वाला हूं उनमें से कौन सा वेक्टर जो है, कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो इन 3 और 5 यूनिट का रिजल्टेंट हो सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या है देखिए, एक ऑप्शन मैंने दिया है डेट इज 3, दूसरा ऑप्शन दिया है मैंने 9, तीसरा ऑप्शन दिया है मैंने 8, चौथा ऑप्शन दिया है मैंने 6, ठीक है, पांचवा ऑप्शन दिया है मैंने 1, जिसको हम ई ऑप्शन भी बोल सकते हैं। तो टोटल 5 ऑप्शन दिए। तो देख दोस्त, मैं क्या करूंगा, अभी चेक करूंगा, इसका रेंज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा माइनस छोटा मतलब 5 - 3 से 5 - 3 करेंगे मिनिमम, ये उसका मिनिमम रिजल्टेंट हो सकता है, और मैक्स रिजल्टेंट हो सकता है 5 + 3 विच इज 8, ईयर 2। तो ये, तो तेरा आंसर 2 से लेकर 8 के बीच में होनी चाहिए। 2 से लेकर 8 के बीच में जो भी ऑप्शन है वो दे ली। 2 से कम वाला ऑप्शन ये नहीं हो सकता रिजल्टेंट, 1 हो ही नहीं सकता। 8 से ज्यादा वाला ऑप्शन 9, ये नहीं हो सकता। 3 2 से 8 के बीच में है, यस। 8 2 से 8 के बीच में है, यस, मैक्स रिजल्टेंट। 6 2 से 8 के बीच में, यस। तो 3 8 और 6 इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट हो सकते हैं, बट 1 और 9 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 आर मिनिमम से भी कम है। आर मिनिमम 2 था, 2 से भी कम आ रहा है, और 9 आर मैक्सिमम से, जो कि 8 है, उससे ज्यादा है, तो 1 और 9 नहीं होंगे। क्लियर? चलो, अगला जो है, यहाँ तक तो एक बहुत बढ़िया तरीके से हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट आया, हम समझ पाए कि क्या हो पा रहा है। रेंज को समझने के बाद अगला पॉइंट हमारे पास में आता है, अगर थीटा का वैल्यू 90 हुआ तो भैया मेरा रिजल्टेंट डेफिनेटली कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो आप a² + b² कर दीजिए, आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा रिजल्टेंट, दैट इज a² + b² आ जाएगा। नोट नंबर 5, यहाँ बहुत बढ़िया नोट है, बहुत बार यूज आ चुका है। इफ थीटा का वैल्यू 120 डिग्री है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ये कंडीशन मेरे पास में ए का मैग्नीट्यूड बी के इक्वल आ रहा है, उस केस में क्या होगा देखिए आप, आर वेक्टर आपका रिजल्टेंट है, निकालिए √ऑफ a² बी की जगह पे भी अभी क्या लिखेंगे, a² +2a × बी की जगह पे भी a cos 120। यहां से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया a² + a² + 2a² -1/, cos 120 का वैल्यू बेटा नहीं ध्यान में है, तो याद रखो -1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल, a² से a² कैंसिल, बचेगा ओनली a², और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो भी a के इक्वल आ रहा है। तो क्या क्लैरिटी आई, क्या क्लैरिटी आई कि भाई अगर तुम्हारा थीटा का वैल्यू 120 है, ए बी के इक्वल है, तो रिजल्टेंट भी का मैग्नीट्यूड भी ए और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ही इक्वल होगा। ये एक अच्छा पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब आइए नोट नंबर 6, ध्यान से समझना है। अगेन, इफ ए इज इक्वल टू बी, ए का मैग्नीट्यूड बी के इक्वल है, और थीटा क्या है, उनके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
तो उस केस में अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो क्या होने वाला है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और बोला है ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वेक्टर नहीं बेटा, डायरेक्शन अलग 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 है ए और बी की। मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे अभी तू क्या लिख, ए लिख वापिस से। तो बी की जगह पे हम ए लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कॉस थीटा। तो सॉल्व किया, अंडर रूट ऑफ कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। क्या कॉमन बाहर जा रहा है, 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां हमारे को एक ट्रिगो का फॉर्मूला है जो ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस थीटा एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ करता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको जो है अब हम क्या लिख पाएंगे, दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। लिख पाएंगे इसको हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको जो है हमने बड़े प्यार से जो है क्या लिख दिया है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है, ये फॉर्मूला हमें याद में रखना है ये। और एक फॉर्मूला आप चाहे तो यहाँ पे ये भी याद रख लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा अगर दूं तो याद रखेंगे वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों ही फॉर्मूले याद रख लो, बहुत यूज आने वाले हैं। और ये आपको कैसे आए क्यों आए ये आपको ट्रिगो में जो है सिखाएंगे मैथ्स के टीचर। तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो याद रखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं अभी अननेसेसरी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरे वीडियो की लेंथ जो है बढ़ जाएगी। 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा को हमने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। माय डियर स्क्वायर रूट करते हैं, देखो बेटा 2 इंटू 2 कितना होगा तेरा 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा ए, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा कॉस। तो ये एक और फॉर्मूला मिल गया है, जब दो इक्वल वेक्टर्स, दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स, दो इक्वल ओनली इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ a cos थीटा बाई 2, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन, ये एक बढ़िया नोट हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं हम इसका केस नंबर 7। थोड़े केसेस चल रहे हैं लेकिन ये केसेस आने जरूरी है, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, भर भर के फायदा होगा। अब देखिए केस नंबर 7 क्या है, इफ जो माय डियर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो किसके, ए वेक्टर के। किसके परपेंडिकुलर हो, ए वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ए या बी दो वेक्टर में से किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अगर रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो उस केस में cos theta, I repeat again, theta is what, angle between a vector and b vector। cos theta is equal to माइनस ऑफ a अपॉन b। जिसके साथ रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है वो उसका मैग्नीट्यूड अपॉन दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos theta is equal to माइनस ऑफ a अपॉन b। इसको चलो दोस्तों मैं आपको प्रूव करके भी दिखाता हूं। मान लीजिए ये रहा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, हाँ ये रहा आपका ए वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना इसके परपेंडिकुलर होगा। ये रहा आपका रिजल्टेंट। दूसरा वेक्टर कौन है तुम्हारा, बी वेक्टर। सेम ऑर्डर में होना चाहिए ए के साथ, ये देखो ये के साथ सेम ऑर्डर में पहुंचा दिया मैंने उसको। दिस इज बी वेक्टर, ए जहां खत्म हुआ वहीं से बी को चालू किया, तो ए और बी
दोनों सेम ऑर्डर में है और रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में। ये इसके साथ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बना। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, एंगल निकालना है ए और बी के बीच में। तो जिन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, टेल से टेल मिलानी है। क्या मिलाना है? टेल से टेल। तो टेल से टेल मिलाने के लिए उसको थोड़ा आगे पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं। तो शिफ्ट करने के बाद ये एंगल तुम्हारा क्या होगा? थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। अगर माय डियर ये थीटा है तो ये तेरा 180 माइनस थीटा होगा। ये तेरा क्या होगा? 180 माइनस थीटा। अब तू थोड़ा ट्रिगो से फॉर्मूला लगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, क्या फॉर्मूला है तेरे पास? सिंपल सी बात है भाई, cos थीटा निकालना है। cos थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है ए। हाइपोटेनियस क्या है? बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है बी। और cos 180 माइनस थीटा को हम बोलते हैं माइनस cos थीटा। क्या बोलते हैं हम? माइनस cos थीटा। ये याद रखो, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो यहां से मुझे cos थीटा का फॉर्मूला क्या मिल चुका है? डेट इज माइनस ऑफ ए अपॉन बी। इसको याद रखो, जब भी रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो cos थीटा क्या होगा? माइनस ऑफ ए जिसके परपेंडिकुलर है डिवाइड बाय दूसरा vector। अगर बी के परपेंडिकुलर हुआ तो cos थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ बी अपॉन ए। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप ये केसेस समझ में आए हम लोगों को ना। एक और केस बताता हूँ, चलो। केस नंबर 8। मान लीजिए ये रहा हमारा ए वेक्टर, ये रहा हमारा बी वेक्टर, और ये रहा उनके बीच का रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो एक चीज तो ये भी समझनी है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड इट्स रिजल्टेंट विल बी इन सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में ही रहेंगे, अलग अलग प्लेन में नहीं हो सकते। कोप्लेनर होते हैं ये तीनों वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर आर द कोप्लेनर वेक्टर। अब एक और चीज देखते हैं, रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ में मान लीजिए एंगल बनाया अल्फा, रिजल्टेंट ने बी वेक्टर के साथ में एंगल बनाया बीटा। तो रिजल्टेंट हमेशा टिल्ट रहेगा टुवर्ड्स ग्रेटर मैग्नीट्यूड वेक्टर। ए और बी में से जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, रिजल्टेंट उसकी तरफ झुका हुआ रहेगा। जैसे इफ ए का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा है तो रिजल्टेंट ए की तरफ है, ए की तरफ झुका है, तो इसका मतलब अल्फा एंगल छोटा होगा बीटा एंगल। अगर हमारा ए छोटा है बी से तो ए रिजल्टेंट वेक्टर जो है बी की तरफ झुका हुआ रहेगा। बी की तरफ झुका हुआ रहेगा मतलब बी की तरफ रहेगा, बी के क्लोज रहेगा, बीटा एंगल छोटा हो जाएगा बेटा। बीटा छोटा हुआ तो अल्फा एंगल बढ़ता है। एक और बढ़िया पॉइंट हमने कवर किया। तो इस तरह से हमने वेक्टर एडिशन के बेहतरीन केसेस जो है हमने किए हैं। बिफोर कमिंग टू द वेक्टर सब्ट्रैक्शन, बेटा कुछ न्यूमेरिकल हमारे को करने चाहिए ताकि जो है हमें एक बढ़िया क्लैरिटी आए। तो लेट्स कम टू दैट क्लैरिटी पार्ट विद द न्यूमेरिकल। अब आते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू वेक्टर्स दिए हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है और 6 न्यूटन है, आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इससे घटिया क्वेश्चन मार्केट में ना तो कभी आया था ना कभी आएगा। अगर आपको दो मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आर वेक्टर इक्वल टू, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा। यहाँ बिंदास आराम से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर, बी का 6 स्क्वायर, 2 into 4 into 6 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? यहाँ से जब हमने सॉल्व किया
तो 16 + 36, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, प्लस कितना आ गया है 624। ये आ जाएगा हमारे पास 40, 60, 76। ठीक है। और अगर दूसरा √76 नहीं, क्योंकि 4 से ऑलरेडी यूनिट दिया है। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड 4 न्यूटन, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड 4 न्यूटन हमें निकालना है। तो ये रहा तुम्हारा 4 न्यूटन वाला, दैट इज योर 6 न्यूटन वाला वेक्टर, दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। उनके बीच का एंगल आर और 4 न्यूटन के बीच का एंगल अल्फा। तो तुझे टेन अल्फा निकालना है। मैंने क्या बताया था, जिसके साथ एंगल बनता है, रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बनाता है, उसके न्यूमरेटर को, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोमिनेटर में फेंक दो। बचा कौन, दूसरा 6। साइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 60 डिग्री। तो साइन 60 + 6 cos 60। तो 6 × √3/2 अपॉन 4 + 6 × 1/2। तो ये आएगा 3√3/7। 3√3/7। आई होप ये क्लैरिटी आई हम लोगों को, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। तो ये एक पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा मैंने ठीक ठाक दिया है, इसको थोड़ा बेहतरी से समझने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ, यहाँ पर ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट दिया हुआ है सी वेक्टर, और आपको सी का ही मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर थीटा मिल जाए, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। फिर आगे बोला, अच्छा अगर मैं बी का मैग्नीट्यूड डबल करूं, तो एक जो न्यू वेक्टर, न्यू रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वर्ड रह गया, न्यू रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो ये तुम्हारा केस 1 था, जहां तुम्हारा सी रिजल्टेंट था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। अब तुम केस 2 में आओ, जहां एक नया रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जिसको नाम दे दो, एक काम करो, आर वेक्टर। और वो रिजल्टेंट है ए का तो है ही है, लेकिन बी को डबल कर दिया तो 2b का रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, वो रिजल्टेंट किसका है, ए और 2b का। अब यहाँ एक चीज और लिखा है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर का। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हमारे को एक शॉर्टकट पता है कि जब भी रिजल्टेंट किसी भी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हम cos थीटा निकाल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिजल्टेंट किसके परपेंडिकुलर है, ए के। तो ए का मैग्नीट्यूड अपॉन दूसरा कौन सा वेक्टर है, जिन दो को ऐड करके रिजल्टेंट मिला था, वो है 2b। 2b का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 2b वेक्टर का, दैट इज मैग्नीट्यूड इज 2b। तो तेरे को cos थीटा की वैल्यू कितनी मिली, माइनस ऑफ ए अपॉन बी। इसको तू यहाँ पुट कर दे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी का मैग्नीट्यूड। सी इज इक्वल टू √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए अपॉन 2b। 2b से 2b कैंसिल आउट हुआ, तो बचेगा क्या यहाँ पे देखिए, √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बचा कितना, बी स्क्वायर। क्लियर, और √, भी है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। सी इज इक्वल टू क्या होगा आपके, बी हो जाएगा इस केस में। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, सी इज इक्वल टू हो चुका है हमारे, बी हमारे को मिल गया है। आई होप ये क्लैरिटी आई है, ये हमें बढ़िया तरीके से समझा है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आई होप ये क्लियर है। ये देखिए एक बार आपको जूम इन करके दिखा दे। ठीक है, तो हमने पहला केस जहां से हमें सी का मैग्नीट्यूड मिला, उसमें cos थीटा की जरूरत थी, तो आगे क्वेश्चन को पढ़ा तो वहां से कंडीशन मिली कि आप बी को डबल कर दो। तो बी को जैसे ही डबल करोगे, तो अब तुम ऐड कर रहे हो ए और 2b को, तो अब रिजल्टेंट जो मिलेगा वो भी नया रिजल्टेंट मिलेगा, सी तो मिलेगा नहीं। तो जो नया रिजल्टेंट मिला वो ए के परपेंडिकुलर था। तो मैंने ऑलरेडी एक कंडीशन एक नोट में पहले लिखवा दिया है कि जब भी रिजल्टेंट वेक्टर किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो,
उस केस में cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ जिस वेक्टर के परपेंडिकुलर था रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड अपॉन दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दूसरा वेक्टर यहाँ 2b था, उसका मैग्नीट्यूड 2b हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा फेमस है, बहुत बार आता है कि बोला यार दो वेक्टर मेरे पास में है और इसमें हम कौन सा वेक्टर ऐड करें कि उन तीनों से, जैसे मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है। ए वेक्टर मान लेते हैं ये पहला वन, दैट इज आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। बी वेक्टर है तेरा दूसरा वेक्टर 2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर के समेशन, मतलब इन दोनों वेक्टर को ऐड करो a प्लस बी। इसमें हम ऐड कर रहे हैं एक तीसरा वेक्टर जो कि ए सी, और ये मुझे फाइंड करना है। इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, इन तीनों का जो एडिशन है वो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है। मतलब वो एडिशन तीनों का रिजल्टेंट किसके इक्वल आ रहा है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूं? आई कैप से। भाई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज डिनोटेड बाय आई कैप। बोला होता यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस तो बोलता जे कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस तो बोलता के कैप। अगर बोलता 2 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस तो मैं लिखता 2 i कैप। आप समझ रहे हो? तो बोल रहा है रिजल्टेंट मे बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस, मतलब तुम्हारा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस के इक्वल रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट किसके इक्वल हुआ? आई कैप के। अब क्या करना है तुझे? सी वेक्टर निकालना है। ये आई कैप तेरे पास है ही है, माइनस ऑफ ए वेक्टर ए प्लस बी को ऐड करो और उसको आई कैप में से माइनस करो। ए प्लस बी का एडिशन क्या है वो यहां से निकाल दो सीधा इन दोनों को ऐड करके। क्या आ रहा है वो? 1 + 2 3 i कैप माइनस 2 + 1 इज द -1 j कैप। 2 - 1 इज द +1 k कैप। तो अब यहाँ रखा आई कैप, इसको यहाँ रख दिया हम 3 i कैप -1 j कैप +1 k कैप। अब सॉल्व कर दीजिए इसको। अब ये आई कैप में से आई कैप जाएगा, 1 - 3 तो -2 i कैप आएगा। ये माइनस माइनस अंदर जाके +1 j कैप हुआ, ये माइनस प्लस अंदर जाके माइनस हुआ। तो ये तुम्हारे को नया वेक्टर, एक सी वेक्टर तुम्हारे को मिल चुका है बढ़िया तरीके से। ठीक है। अब अगला जो पड़ाव है, अगला जो हमारा केस है, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्शन के लिए कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है। जो बेटा वेक्टर एडिशन के लॉ और रूल है ना, वही तेरे सब्ट्रैक्शन में चलेंगे। जो वेक्टर एडिशन के लॉ एंड रूल्स है वही तेरे तो सब्ट्रैक्शन में चलाएगा। तो तुम मान ले तुझे करना है a माइनस बी, उसको मैं एक काम करता हूँ एस वेक्टर लिख देता हूँ। a माइनस बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख दूं a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। कोई दिक्कत की बात? दैट इक्वल टू एस वेक्टर, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर दैट इक्वल टू एस वेक्टर। मतलब तेरा एस रिजल्टेंट हुआ इसका, ए वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का। माइनस बी वेक्टर क्या है? नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर बोल सकता हूं। जैसे मान ले तेरे पास में ये ए वेक्टर दिया हुआ है, तेरे पास में ये बी वेक्टर दिया हुआ है, और बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर ये दिया हुआ है माइनस बी। ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ये हमें दिया है थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये एंगल कितना हुआ? 180 माइनस थीटा। तो बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो मैंने बनाया है वो क्या है? बी वेक्टर के जस्ट अपोजिट बनाया है। माइनस बी वेक्टर जो आपको दिख रहा है ना बेटा, दैट इज अपोजिट टू बी वेक्टर। ये आप देख पा रहे हो, मैग्नीट्यूड भले ही इक्वल है, माइनस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट।
जस्ट डायरेक्शन अपोजिट थी, मैग्नीट्यूड तो इनका इक्वल है। दोनों का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालो या बी का मैग्नीट्यूड निकालो बेटा, वो इक्वल तो बी के ही। तो तुझे एक ये भी क्लैरिटी आई कि ए और बी का रिजल्टेंट मान लो मेरा आर वेक्टर है, दैट इज ए प्लस बी। ए और माइनस बी का रिजल्टेंट मैंने क्या लिखा, एस वेक्टर। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अगर तुझे एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ए वेक्टर माइनस और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वही अपना वेक्टर एडिशन वाला जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो लगा दो। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर कौन है, माइनस बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड भी कौन है, बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। कॉस ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है, तो आप लगाओगे कॉस 180 माइनस थीटा। ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है, कॉस 180 माइनस 180 माइनस थीटा, वो लिख दिया। फिर तुम्हें पता है 180 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस 180 माइनस थीटा को लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। तो ये तेरे पास में सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या आ चुका है, -2ab कॉस थीटा। ये एक चीज हमें ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला आ चुका है, -2ab कॉस थीटा। इस बात को दिल दिमाग आत्मा और शरीर में बसाए नहीं। इसमें एक मैं स्पेशल केस नहीं बता देता हूं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, तो उस केस में क्या होगा देखिए, सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अब लगाइए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2a कॉस थीटा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2a स्क्वायर कॉमन बाहर आया, 1 - कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। 1 - कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 2 sin स्क्वायर थीटा/2। अब पहले जाके देख लो वीडियो में स्टार्टिंग में ही दोनों फॉर्मूले लिखा है। 1 + cos थीटा को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 1 - cos थीटा को लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा/2। और इसको सॉल्व करके तो फाइनल मिलेगा, डेट इज 2 × 2 का 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, ए स्क्वायर का ए, साइन स्क्वायर का साइन। ये एक हमें इसका स्पेशल केस मिल जाता है। इस तरीके से हमारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी खत्म होता है। क्या खत्म हो रहा है हमारा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इसमें एक सम हम छोटा सा कर लेते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा सम हम कर लेते हैं, है वो देखिए क्या है। देखिए सम दिया हुआ है, 1 सेकेंड। तो देखिए ये स्क्रीन पे सम आ चुका है। एक ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड एंड टर्न्स वेस्ट एट द सेम स्पीड, चेंज इन द वेलोसिटी हमें निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी माय डियर आपको निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी है बेटा, वो जा रहा है तुम्हारे नॉर्थ में जा रहा है, तो नॉर्थ में जा रहा है तो 20 j कैप, 20 j कैप इज द इनिशियल डायरेक्शन। फिर वो फाइनल में किधर गया, वेस्ट में गया। सेम स्पीड है लेकिन गया किधर, वेस्ट में। वेस्ट में जाएगा तो कितना लिखूंगा भाई उसको मैं, सेम स्पीड से वेस्ट, मतलब क्या हुआ तेरा -i, ईस्ट के लिए +i कैप, वेस्ट के लिए -i कैप। तो माइनस सेम स्पीड है, मैग्नीट्यूड 20 है, -20 i कैप। तो अब तेरे को जो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो वेक्टर फॉर्म में कर रहे, फॉर्मूले फॉर्मूले मैग्नीट्यूड का मत लगा, सब्ट्रैक्शन करना बेटर तरीका है, वेक्टर फॉर्म में ही कर, ये सबसे सही अप्रोच होगी तेरी, है ना। अब हमने यहाँ पे लिखा दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू -20 i कैप -20 j कैप, बरोबर। तो मैग्नीट्यूड अब तू निकाल दे,
वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो कुछ 20√2 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड मिल गया। डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन के लिए दिमाग लगा। मैंने वेक्टर लिखा था यहाँ पे, तो ये वेक्टर में यह माइनस साइन डायरेक्शन के साथ जा रहा है, तो डायरेक्शन देखो दिखा रहा है ये फॉर्मूला माइनस आई कैप और माइनस जे कैप। माइनस आई कैप मतलब हुआ वेस्ट, माइनस जे कैप मतलब हुआ साउथ। डायरेक्शन होगी तेरी साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, जो भी बोलो, साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन करके हम इस वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट को के एंड करते हैं आज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ जो है एक बेसिक एक पॉइंट कवर करने के लिए जो है क्वेश्चन डाला है कि भाई अगर दिया हुआ है बॉडी 6 मीटर नॉर्थ में जा रही है, 8 मीटर ईस्ट में जा रही है, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालो। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक एक सेगमेंट को पकड़ो। सबसे पहले क्या दिया? 6 मीटर नॉर्थ में जा रहा है, तो पहला वेक्टर जो तेरा होगा 6 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ के लिए जे कैप। दूसरा वेक्टर क्या है? 8 मीटर ईस्ट, ईस्ट के लिए क्या होता है? 8 मैग्नीट्यूड, ईस्ट के लिए डायरेक्शन के लिए लिख दिया आई कैप। फिर जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड 10 मीटर, अपवर्ड के लिए मैंने लिखवाया था के कैप। याद करो लास्ट वीडियो, भूल गए हो तो वापस रिवाइज करो वीडियो। क्लियर है। नॉर्थ के लिए जे, ईस्ट के लिए आई कैप और अपवर्ड के लिए के कैप। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दैट इज 6 आई कैप प्लस 8 6 जे कैप प्लस 8 आई कैप प्लस 10 के कैप। अब तू निकाल दे बेटा इसका मैग्नीट्यूड, पूछा था तुझे तो मैग्नीट्यूड निकालना। अब इसके लिए हमारे पास आसान है, अंडर रूट ऑफ जो भी कंपोनेंट दिया, एक्स कंपोनेंट तो एक्स का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट क्या है? वाई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट 10 का स्क्वायर। तो दिस बिकम 64 36 100, दैट इज √200। आंसर आएगा 10√2 मीटर। क्लियर। आई होप जो हमें ये समझ में आया, क्लैरिटी आई है, अच्छे से क्लियर हुआ है। और अब हमें अगला वीडियो आप लोगों के लेके आऊंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। दोस्तों इसके नोट्स के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल ड्राइव का लिंक भेजूंगा, उसमें इस लेक्चर के नोट्स रहेंगे, आप वहां से जो है वेक्टर के नोट्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं अगले वीडियो में।